एक साल को दो अयन्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हर पार्ट को अयन के नाम से जाना जाता है। दैट इज द टाइम ऑफ 6 months। सो देन वो फिर क्या करते हैं कि उनको रियलाइजेशन होता है, तो वो अपना ईगो साइड में रखकर अपने पुत्र से मिलने जाते हैं, अपने उस नक्षत्र यानी उस राशि की तरफ। पर वहां पे उनको पता चलता है कि वो घर नष्ट हो गया था, तो शनिदेव वहां नहीं रहते हैं। शनिदेव पतंग, तिल, गुड़ और खिचड़ी, कुछ ऐसे एलिमेंट्स है संक्रांति के जिनको अगर संक्रांति से अलग किया जाए तो वैसे ही होगा जैसे किसी सिंगर को उसकी आवाज़ से अलग कर दिया जाए। तो आपका स्वागत है दीपेश टॉक्स के एक और एपिसोड में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति के बारे में, और आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति पूरे देश भर में एक ही तारीख को आने वाला एक ऐसा त्यौहार जो कभी किसी और तिथि या फिर जो हिंदू कैलेंडर है उसके हिसाब से अपनी तारीख बदलता है। ये इकलौता ऐसा त्यौहार है जो साल में 14-15 जनवरी के आसपास आ ही जाता है, और इसकी बहुत सारी अलग अलग तरीके से मनाए जाने वाले रिचुअल्स हैं, जिसको पूरे देश में, जैसे हमारा देश ही इतना बड़ा है, इतना विशाल है, उसमें इतने वेराइंग कल्चर्स हैं, इतने सारे रिलीजियन, इतने सारे रीजन्स हैं जहाँ पर कई चीज़ों के प्रभाव के कारण कई अलग अलग तरीके से मकर संक्रांति को मनाया जाता है। जैसे पंजाब में लोहड़ी, या फिर असम में बिहू, या फिर आप साउथ इंडिया में चले जाओ तो वहाँ पर पोंगल के नाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। और ऐसे हर स्टेट में, हर लोकेशन में कुछ अलग नाम से इसे मनाया जाता है, और तरीके भी कई अलग तरीके के हैं। पर बेसिक्स में जैसे कमर्शियलाइज कर दिया गया तो पतंग हर जगह नहीं उड़ाई जाती है, पर हाँ, अब पतंग उड़ाना एक कल्चर सा हो गया है मकर संक्रांति पे। वैसे ही तिल गुड़ बहुत बड़ा कल्चरल मूवमेंट टाइप है, जो पूरे देश में एक साथ तिल गुड़ से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, तिल गुड़ से बनी हुई चीज़ें खाई जाती हैं, बांटी जाती हैं। और खिचड़ी खिचड़ी भी एक ऐसा एलिमेंट है मकर संक्रांति का जो ऑल ओवर इंडिया मनाया जाता है। और इंडिया में नहीं, मकर संक्रांति बाहर के कुछ जैसे श्रीलंका, मलेशिया, नेपाल जैसे बहुत सारे देशों में मनाया जाता है। पर इसका एक और नाम गुजरात में बहुत ज़्यादा फेमस है मकर संक्रांति का, दैट इज़ नोन एज उत्तरायण। सो बेसिकली वैदिक कल्चर में टाइम को कुछ यूनिट्स में बांटा गया है, और वो यूनिट्स कुछ इस तरीके से हैं कि एक साल को दो अयन्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हर पार्ट को अयन के नाम से जाना जाता है। दैट इज़ द टाइम ऑफ 6 months। और ऐसे ही जो सन होता है, सन एक अयन में साउथ से नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ ट्रैवल कर रहा होता है अर्थ के रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्टिव टू अर्थ, और दूसरे वाले पार्ट में यानी दूसरे अयन में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर से साउदर्न हेमिस्फीयर में। सो अभी के टाइम पे जो मकर संक्रांति आई है, मकर संक्रांति के टाइम पे उत्तरायण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तक पहुंचने की जो पॉइंट है, जहाँ तक सन हमें अर्थ से दिखता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वहाँ तक जाने का ट्रैवलिंग सन जब शुरू करता है, उस साइकिल में एंटर करता है, तो उसे उत्तरायण बोला जाता है। और बेसिकली उत्तरायण अभी इंडिया में यानी मकर संक्रांति को उत्तरायण नहीं आता है। उत्तरायण अब धनु संक्रांति पे आता है, दैट इज इन दिसंबर। अभी शायद एक महीना उसको बीत चुका है। बट आज से कुछ 1500-1600 सालों पहले जब आर्यभट्ट थे, शायद आई डोंट नो, बट 1500 से 1600 साल पहले इंडिया में यानी अर्थ पे मकर संक्रांति पे उत्तरायण था। आज नहीं है, पर 1500-1600 साल पहले था, बिकॉज हर 8 साल में जो उत्तरायण है वो अपनी एक तारीख यानी अपनी तारीख से एक दिन पीछे ट्रांजिट हो जाता है, बिकॉज जो सन और अर्थ की जो रोटेशनल रिवॉल्यूशनल साइकिल है वो कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि उसमें आपका जो उत्तरायण है यानी जो साइकिल है वो हर 8 साल में एक दिन से पीछे चली जाती है। तो ऐसी मूव करते 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 आज
वो धनु संक्रांति पे पहुंच गई एंड देयर विल बी अ टाइम जब वो फिर से मकर संक्रांति पर पहुंच जाएगी, एक एक संक्रांति। और संक्रांति इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा बेसिक है। दैट संक्रांति क्या होती है, जब सूर्य, हमारी जो पूरे कल्चर है, जो स्पेस है, उसको 12 राशियों में डिवाइड किया गया है। और 12 राशि मतलब जो 360 डिग्री स्काई है, 360 डिग्री स्काई इज डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स, और हर पार्ट 30 डिग्री को कंसिस्ट करता है। हर राशि 30 डिग्री ऑफ द स्काई कंसिस्ट करती है। और जो हमारा सन होता है उसे 1 महीना लगता है हर राशि से पास आउट, यानी 1 डिग्री क्रॉस करने में वो 1 दिन निकालता है। देन बेसिकली ओवरऑल अगर देखा जाए लगभग 1 दिन लगता है। दैट 30 डिग्री का टाइम पास होता है। जब एक राशि से दूसरी राशि में सन ट्रांजिट हो रहा है, यानी 30 डिग्री की एक साइकिल कंप्लीट हो गई, देन दूसरी 30 डिग्री का एंगल शुरू होने वाला है, दूसरे 30 डिग्री का स्काई शुरू होने वाला है। देन वो जो ट्रांजिट होता है उसको हम संक्रांति बोलते हैं। सो दैट इज़ हाउ इट हैपन्स। और संक्रांति का बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है, संक्रांति आती है जब संक्रांति वर्क्स अकॉर्डिंग टू सोलर साइकिल। तो हमारा जो हिंदू कैलेंडर होता है वो बेसिकली ल्यूनर साइकिल पे बेस्ड होता है कि जब मून जो होता है, मून जब ट्रैवल करता है अलग अलग पोजीशंस में, अलग अलग स्काई की डिग्रीज में अलग अलग तरीके से मूव करता है। सो दैट इज़ हाउ जो हमारा हिंदू कैलेंडर के डेज हैं, त्यौहार हैं, वो सब आते हैं। पर संक्रांति कुछ ऐसे त्योहारों में से है जो इंडिया में जो वैदिक कल्चर में सोलर साइकिल, यानी जो सूर्य जब स्काई में ट्रैवल करता है उसके हिसाब से जो तिथियां बनती है, जिसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं आजकल, इंग्लिश कैलेंडर, उस कैलेंडर के हिसाब से वो डेट उसकी मकर संक्रांति की डेट आती है। सो दैट्स हाउ सन जस्ट ट्रेवल्स एंड उसके हिसाब से संक्रांति की डेट्स लगभग फिक्स होती है। एंड संक्रांति से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज भी हैं। बहुत सारी स्टोरीज कवर करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट अगर एक स्टोरी देखी जाए तो जो मोस्ट पॉपुलर स्टोरी इज ऑफ सन एंड शनि, यानी जो सूर्य देव हैं और जो उनके बेटे शनि हैं उनकी स्टोरी। दैट क्या था, दैट यानी शनि और सूर्य देव में बचपन से काफ़ी ज़्यादा मतभेद थे और दोनों के बीच काफ़ी द्वेष था, यानी उनके बीच के जो रिलेशंस थे वो काफ़ी अच्छे नहीं थे। एंड देयर इज़ अ होल स्टोरी दैट जब सूर्यदेव की शादी संध्या जी से होती है, फिर संध्या जी तपस्या करने चली जाती हैं यमुना वगैरह अपने बच्चों को छोड़कर, एंड फिर छाया को भी छोड़ जाती हैं एज किसी को पता ना चले कि वो कहीं पर गई हैं। देन फिर छाया के पुत्र होते हैं शनिदेव, एंड फिर वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि सूर्यदेव कुछ अधिक द्वेष भरी बातें, बुरा भला कह देते हैं छाया को, उनके पुत्र को। तो शनिदेव को जैसे हम जानते हैं उनका काम है कि यानी उनका जन्म ही इसलिए हुआ था कि वो कर्मों का फल दे सकें। सो उनका काम उनके जन्म के साथ ही स्टार्ट हो गया था। एंड उनने जब सूर्यदेव के ऊपर उनकी दृष्टि का या फिर जो भी, यानी दैट्स अ स्टोरी ऑफ पुराण, तो जो असर होता है तो उसकी वजह से सूर्यदेव की गति धीमी हो जाती है। और फिर जब वो धीरे धीरे सूर्यदेव की गति फिर नॉर्मल वापस वो करते हैं कुछ ना कुछ करके रथ की, सो फिर वो शनिदेव को कुछ बोल देते हैं। देन ऑल द थिंग्स हैपन, तो शनिदेव और क्रोधित हो जाते हैं। एंड फिर उसके बाद सूर्यदेव पर जब वो थोड़ा और क्रोधित होकर अपनी दृष्टि डालते हैं तो वो उनका शरीर पूरा सफ़ेद पड़ने लगता है, उनकी चमक कम हो जाती है, उनका ताप कम हो जाता है, उनका तेज कम हो जाता है। एंड जब यमराज को ये सब पता चलता है तो यमराज आकर सूर्यदेव को समझाते हैं, फिर वो माफ़ी वाफ़ी मांगते हैं। देन थोड़ा बहुत उस टाइम वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है, बट फिर शनिदेव चले जाते हैं। तो जब सूर्यदेव को क्रोध आता है उस टाइम, उसके पहले जब उनको रियलाइज़ होता है, तो वो शनिदेव का जो घर होता है, शनिदेव का घर बेसिकली इज इन द कौन सी राशि थी, इंग्लिश का नाम याद है मुझे, इंग्लिश में उसे एक्वेरियस कहते हैं। तो एक्वेरियस नाम की जो राशि होती है, शायद तुला राशि होती है, उस वहाँ पर शनिदेव का घर मानते हैं, शनिदेव वहाँ रहते हैं उस लोकेशन। तो उसे जला देते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं, उसको क्षति पहुँचा देते हैं। एंड देन फिर कुछ टाइम बाद जब उनको रियलाइज़ होता है, सब पता चलता है कि सिचुएशन क्या थी,
सो देन वो फिर क्या करते हैं कि उनको रियलाइजेशन होता है, तो वो अपना ईगो साइड में रखकर अपने पुत्र से मिलने जाते हैं, अपने उस नक्षत्र यानी उस राशि की तरफ। पर वहाँ पे उनको पता चलता है कि वो घर नष्ट हो गया था, तो शनिदेव वहाँ नहीं रहते हैं। शनिदेव अब मकर राशि की साइड, उनका जो दूसरा घर होता है वहाँ पर रहते हैं। तो देन फिर सन यानी सूर्यदेव इस राशि से उस राशि की तरफ ट्रैवल करके जाते हैं, उनसे मिलते हैं। और ऐसा बोलते हैं कि मकर संक्रांति वाले दिन सूर्यदेव शनिदेव से मिले थे और फिर बाकी सारी चीज़ें उन्होंने सॉर्ट आउट करी थी और अपना रिलेशनशिप थोड़ा बेटर किया था। और फिर उसके बाद उनके बीच संधि हो गई थी, तो शनिदेव ने सूर्यदेव को काले तिल दिए थे एज भोग खाने के लिए, काले तिल का। यानी स्टोरीज में तो ऐसे ही होता है, हो सकता है कुछ और भी स्पेसिफिक हो, मुझे एग्जैक्टली स्टोरी नहीं पता है, बट मैंने रफली एक जगह पढ़ी है ये स्टोरी। सो काले तिल देते हैं, सो दैट्स वाई देर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ तिल की चीज़ें बनाने का मकर संक्रांति पे। और इसलिए सूर्यदेव ने भी आशीर्वाद में ऐसा कहा था कि जो भी आज के दिन ऐसा तिल दान करेगा या फिर तिल खाएगा, तिल बांटेगा, तो तिल स्पेसिफिक, तो उसके साथ अच्छी चीज़ें होंगी, उसे अच्छी विशेस मिलेंगी, उसे अच्छा आशीर्वाद मिलेगा, एंड दैट्स हाउ। और बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, जैसे खिचड़ी से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। एंड जैसे खिचड़ी है, खिचड़ी बहुत स्टेपल फूड है। हाँ, यानी आप अलग अलग इंडियन कल्चर्स में देखोगे, अलग अलग लोकेशंस के हिसाब से, तो क्या होता है, कई जगह पर चावल को चावल पकाया जाता है मूंग की दाल और हल्दी के साथ बेसिकली, और कभी कभी कुछ गर्म मसाले से सौंठ या फिर सौंठ आई थिंक, और सौंठ या मिर्च, और उसके साथ फिर दूध और गुड़ के साथ उस चीज़ को खाया जाता है। एंड स्पेसिफिकली कई जगह तिल और गुड़, महाराष्ट्र साइड तिल और गुड़ बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत जगह फिर शायद कल्चरली फैल गया है। फिर उसके बाद पतंग उड़ाना, या फिर जैसे नए जो स्टेपल फूड होते हैं ना, वो अभी खाने का बहुत रिचुअल होता है। एंड दैट कुड बी वन रीज़न, बिकॉज अभी चावल अनाज यानी अभी चावल दाल अनाज का बहुत ज़्यादा सीज़न होता है, एंड ये फ्रेशली अभी उगे होते हैं। एंड देयर इज़ अ कल्चर कि अभी ये नई चीज़ शुरुआत हुई है, सो हम इसे भगवान को अर्पित करते हैं, देन फिर खाते हैं। कई जगह तो मकर संक्रांति का त्यौहार 4 दिन का मनाया जाता है, दैट एक रात पहले उसे उसकी तैयारी होती है, लोहड़ी जलाई जाती है या फिर आग जलाई जाती है। घर में जो पुराना फर्नीचर होता है, जो ख़राब हो गया होता है, फिर पुरानी चीज़ें होती हैं, उन्हें जला दिया जाता है। फिर उसके साथ जो फिर दूसरे कल्चरल चीज़ें हैं, जो बेसिकली एक ऐसा तरीका है कि कई चीज़ें हमारे कल्चर में, जैसे हो सकता है बहुत सारी चीज़ें बोरिंग होती हैं, जैसे ठंड के टाइम पे धूप ज़्यादा नहीं निकलती है, बट मकर संक्रांति इज़ अ डे जहाँ पर धूप काफ़ी अच्छी निकलती है बेसिकली। और काफ़ी अच्छी धूप निकलने की वजह से लोग धूप सेक सकते हैं उस दिन। ज़्यादातर यानी ऐसा कहा जाता है कि आपको धूप लेनी चाहिए, स्पेशली ठंड में। सो अब जैसे लोग धूप खाने बैठे हैं बाहर, सो बहुत बोरिंग सा हो जाएगा। सो एक कल्चर शुरू हो गया कि चलो पतंग उड़ाएंगे, कुछ खेलेंगे साथ में, धूप भी खा लेंगे। सो यानी आप बेनिफिट्स भी ले रहे हो, साथ में अपने आप को एंटरटेन भी रख रहे हो, तो वो चीज़ें कंसिस्टेंटली आपको बोर नहीं करती हैं कि ये चीज़ क्यों करनी है, तो वो कल्चर से अलग नहीं हो जाती। क्योंकि अगर कोई चीज़ कल्चर में बड़े फॉर्म में आपको बोर कर रही है, अगर कोई चीज़ बोरिंग हो रही है ना, तो इंसानों का नेचर होता है वो धीरे धीरे उस चीज़ को छोड़ देते हैं, क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हो रही होती हैं आसपास। क्यों कोई ऐसे खाली धूप में बैठेगा, यानी एवरीवन कुड नॉट डू दैट। सो पतंग उड़ाना, आप धूप भी, क्योंकि धूप में ही खेलोगे, धूप में ही पतंग उड़ाओगे, उसके साथ आप धूप भी ले रहे हो, फ्रेश एयर भी ले रहे हो, और साथ में अपने आप को एंटरटेन रख रहे हो, खुश रह रहे हो, तो आपकी बॉडी और ज़्यादा अच्छा फील करती है। वैसे ही उस दिन कल्चर होता है, जैसे आप तिल को पीस के तिल से नहाते हो और तिल से बनी हुई चीज़ें खाते हो, गुड़ मिला के खाते हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी मिलाई जाती हैं, जैसे पीनट्स हैं, नट्स हैं, या फिर खिचड़ी बनती है। खिचड़ी के भी बहुत ज़्यादा स्टेपल, यानी उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होती है, डाइजेस्टिवनेस उसकी ईजी होती है। साथ में वो आपकी बॉडी में जो दाल होती हैं, जो
मसाले जो बेसिक थोड़े बहुत जो एक दो यूज़ किए जाते हैं उनका मसाला होता है, वो आपकी बॉडी में हीट क्रिएट यानी आपको हल्की सी वार्मनेस देता है अंदर। फिर उसके साथ कई जगह दूध और गुड़ डाल के खाया जाता है। तो गुड़ क्या होता है, आपकी वो डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। दूध क्या होता है, दूध आपकी बॉडी में उस चीज़ से जो ड्राइनेस आने वाली है, उस ड्राइनेस को मैनेज करने में हेल्प करेगा। बिकॉज बेसिकली दाल बहुत ज़्यादा ऐसा प्रोडक्ट होता है जो ऐसा ग्रेन है जो बहुत ड्राई होता है, अंदर से नेचुरली बहुत ड्राई होता है, उसको मॉइस्चर की ज़रूरत होती है और वो आपकी बॉडी में वात दोष बढ़ा सकता है। तो इट्स अ सीक्वेंस। जैसे तिल लगाते हैं तो आपकी बॉडी के लिए जो तिल होता है, तिल का जो तेल होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा नरिशिंग होता है। देन आप उसका उपटन करते हो, थोड़ी देर लगे रहने देते हो, फिर नहा लेते हो। सो आप उसको एक्सेस भी नहीं होने दे रहे हो, बट आप उसको अप्लाई कर रहे हो ताकि वो आपको हेल्प कर सके उस चीज़ के लिए बेटर होने में। आपकी स्किन नरिश होती है। आप जब तिल खाते हो तो आपकी बॉडी में वार्मनेस आती है, आपके हेयर रिलेटेड, डाइजेशन रिलेटेड, आपके ब्लड प्रेशर रिलेटेड चीज़ें, बीमारियों का इलाज करने में वो आपको मदद करती है, आपको बेटर फील कराती है, वो चीज़ें आपको काफ़ी हेल्दी फील कराती हैं। और ऐसे ही है ना, पूरे इंडिया में, पैन इंडिया के बाहर भी कई आसपास के देशों में संक्रांति मनाई जाती है। और संक्रांति इज़ सेलिब्रेशन, क्योंकि सेलिब्रेशन करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव त्यौहार है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं इसमें। क्योंकि देखो, वैल्यूज़ अगर ऐसी खुले में बांटती जाए ना तो उन वैल्यूज़ का कोई मीनिंग नहीं होता है। पर वैल्यूज़ को जब स्टोरीज़ के साथ, सेलिब्रेशंस के साथ और आपके जॉयज़, आपके ओकेशंस, आपके फेस्टिवल्स, आपके इमोशंस के साथ बाइंड करके दिया जाता है ना, तो वो वैल्यूज़ आपके साथ ज़्यादा स्टे करती हैं। वो वैल्यूज़ सोसाइटी तक ज़्यादा अच्छे से पहुंच पाती हैं और सोसाइटी में काफ़ी अच्छे से बाउंड हो जाती हैं। इसलिए तो हमारे यहाँ स्टोरीज़ ज़्यादा हैं वैल्यूज़ से ज़्यादा, और उन स्टोरीज़ को समझाने के लिए आपको एल्डर्स की ज़रूरत भी पड़ती है। सो इट्स अ ओवरऑल बैलेंस्ड थिंग। इसको पर बड़े पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। सो मकर संक्रांति पर इस बार कोई भी अगर एलिमेंट, खिचड़ी, तिल गुड़, पतंग या फिर कोई भी रिचुअल आप फॉलो कर रहे हो तो एक बार सोचना ज़रूर कि इसके पीछे भी कोई ना कोई वैल्यू, इसके पीछे भी कोई ना कोई स्टोरी, इसके पीछे भी कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज होगा जो आपको जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन किया जा रहा है। एंड डोंट फॉरगेट टू पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। टिल देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।